Hi friends, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor. We are discussing 250 most repeated and most important idioms and phrases specifically for the exams that are very much relevant to SSC, CPO, stenographer and various others. So इस सीरीज में 250 idioms हमें कवर करने हैं. हर क्लास में हम कवर कर रहे हैं 50 idioms को और this is class 2. So इसके पहले वाले वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा because you cannot miss any of them. ये 250 idioms मैंने ऐसे लिस्ट आउट किए हैं जो बार बार ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में रिपीट होते रहे हैं. सो इनके एग्जाम्स में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड 250 आउट ऑफ देम. इसके बाद में भी दूसरे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा. फाइन. सो मेक श्योर कि आप ये 40 क्वेश्चंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और लास्ट में 10 क्वेश्चंस के आंसर्स भी जरूर करें मेरे को कमेंट सेक्शन में. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले रिवील करता हूं लास्ट क्लास में जो क्विज क्वेश्चंस पूछे थे उन 10 क्विज क्वेश्चंस के आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन था क्विज आंसर्स में आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन था माय नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार. ईडियम है अंडरलाइन पे थ्रू हिज नोज. हमने सीखा था हमारे पास में 4 ऑप्शंस होते हैं. हमें क्या करना होता है इनमें से एक ऑप्शन जो इस अंडरलाइन ईडियम का प्रॉपर मीनिंग दिखाता है उसको टिक करना होता है एंड दैट्स इट. सो ऑप्शंस आर पे ह्यूज लोन्स, पे अ रीजनेबल प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस एंड मेक अ क्विक बक. सी पे थ्रू समबडीज नोज एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा प्राइस पे करना किसी भी चीज के लिए. So out of these 4 options, only C fits our purpose. So it would be option C, that is pay an extremely high price. I hope you got the idea. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नंबर 2 says, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, very ambitious people do not like to rest on their laurels. Idiom है rest on their laurels. Options में आपके सामने है to be unhappy, to be motivated, to be impatient and to be complacent. देखो rest on somebody's laurels का मतलब है जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उन्हीं पे आप बहुत संतुष्ट हो जाओ कि अब मुझे और चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. लॉरेल्स को आप कंसिडर कर सकते हो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है या जो भी अचीवमेंट्स हैं उससे कंसिडर कर सकते हो. तो अगर कोई अपना जो भी कमाई है जो भी अचीवमेंट्स है उसी पे खुश है, आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड. तो रेस्ट ऑन समबडीज लॉरेल का मतलब होता है टू बी कॉम्प्लेसेंट, है ना, या सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना. Options में we have only one option that suits our purpose, that is to be complacent. So we would go with option number D. Let's get ahead. Question number 3 हमारे सामने था. Question number 3 says they made no bones about acknowledging their debt to his genius. Made no bones यानी make no bones का यहाँ पे context है. Option A है did not have any hesitation in. B says did not have any faith in. C says demanded compensation for. And D says had problems in. देखो मेक नो बोन्स का मतलब होता है सीधा सीधा कह देना. जैसे मान लो आप चिकन खा रहे हो, सपोज करो, बोन इज कंसिडर्ड एज अ हर्डल. तो अगर somebody is making no bones इसका मतलब है कोई हर्डल या कोई हेजिटेशन नहीं है, फ्लुएंटली जो भी कहना है वो कह डाले. इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. सी डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन डूइंग समथिंग. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे हेजिटेशन का मतलब एक हर्डल से ले सकते हो एंड दैट्स हाउ मेड नो बोन्स वुड शूट विद ऑप्शन नंबर ए. चलिए नंबर 4 पे आते हैं. नंबर 4 सामने है हमारे. ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन. देखो ईडियम में मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ. सो इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास है शोड हिज ब्रेस्ट, फॉट लाइक अ हीरो, कन्फेस विदाउट रिजर्व, फेस ब्रेवली. अब देखो कुछ तो सेंसलेस ऑप्शंस हो जाएंगे. मतलब अगर डायरेक्टली कुछ भी लिखा हुआ है ईडियम उसी को एग्जैक्टली मीनिंग में पोर्ट्रे कर रहा है, मतलब डायरेक्ट रेफरेंस अगर किसी भी वर्ड का मिले आपको, सो इवेंचुअली वो 99.99% केसेस में आंसर्स नहीं कंसिडर करते हैं. So eventually A would be ruled out, right? B says fought like a hero. C says confess without reserve. D says face bravely. देखो दामन साफ करना या अपना दामन साफ रखना, ठीक है, ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग. अपना दामन साफ रखना मतलब जो भी गिले शिकवे हैं वो उसको कन्फेस कर देना किसी के भी सामने. मतलब अगर किसी के लिए ग्रजेस हैं तो वो भी बता देना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है. फॉर दैट वी हैव ओनली ऑप्शन नंबर C, that is confessed without reserve. So this idiom made a clean breast would fit with option number C, that is confess without reserve. 5th question हमारे सामने था. He went on sowing wild oats. He reaped suffering in his later life. Inviting troubles as a boy, warning others as a young man, irresponsible pleasure seeking in young age, sowing grains called oats when young. अब देखो ये तो बिल्कुल out of the context निकल गया. Sowing grains called oats when young. देखो sowing wild oats का मतलब होता है किसी यंग एज में जो भी फैंटेसीज हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स मारना. दिस इज सिंपली सोइंग वाइल्ड ओट्स. तो आउट ऑफ दीज 4 देखो डी तो बाहर निकल गया.
अब इस रेफरेंस का जो ऑप्शन है दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इररिस्पांसिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, है ना, मतलब इररिस्पांसिबल होना कि सिर्फ अपने सुख दुख के लिए ही, अपने सुख के लिए ही सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं. सो दैट्स हाउ इट फिट्स विद सोइंग वाइल्ड ओट्स. ऑप्शन नंबर सी वुड गो करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने. Number 6 says, I knew he had an axe to grind and turned down his offer of help. A blunt axe, a sharp tongue, a private interest to serve, a tendency to fight. See, there is an idiom, an axe to grind. If somebody has an axe to grind, he has some selfish motive of himself. Definitely selfish motive himself ही होगा. So selfish motive होना मतलब कोई भी काम जब कोई कर रहा हो उसमें उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, इसको have an axe to grind बोलते हैं. ठीक है, जब हम idioms की सीरीज पढ़ रहे होंगे, I'll tell you a related story for every idiom, जिसमें आप याद रख पाओगे एक्चुअली में कि इसका मीनिंग कैसे निकलता है. चलिए, so it would be to have a selfish motive. Out of these four, only option C fits, a private interest to serve. It should be option number C. Question number 7 कह रहा है, reading between the lines, I realized that my friend wanted to keep something from me. Option number A says looking for meanings that are not actually expressed, reading carelessly. C says reading with anxiety, glancing over the lines. See, glancing over the lines तो बाहर हो गया. एंग्जाइटी से पढ़ना भी सेंसलेस है. रीडिंग केयरलेसली डजंट मेक सेंस. अब यहाँ पे आप बहुत ज्यादा चीजों में जब न्यूज ओवर करोगे या फिर आप बहुत ज्यादा चीजों में ध्यान लगा के पढ़ोगे, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस. मतलब जो भी सीधा सीधा लिखा है सिंपली उसको रीड नहीं करना, उसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट समझना इज टू रीड बिटवीन द लाइंस. सो इट वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए. नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने है, sometimes it happens that we have to give the devil his due. अब ये क्या होता है? ऑप्शन ए says to give credit to even a notorious person, B says to give encouragement even to the enemy, C says to invite the devil, D says to stand in the way of the devil. See, give the devil his due का मतलब है कोई ऐसा आदमी जिसके अंदर कोई खूबियां नहीं है, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं है जिसके अंदर, तो मान लेते हैं वो नोटोरियस है, यानी कि वो नेगेटिवली पॉपुलर है काफी ज्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उसने कुछ भी अच्छा किया है तो उसको कंसिडर करना या फिर उसको उसके क्रेडिट्स को देना. ठीक है, सो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, कंसिडरेबल है. बी बोल रहा है टू गिव इंकरेजमेंट इवन टू द एनिमी. नहीं, देखो इंकरेजमेंट नहीं देंगे एनिमी को कि हमको आगे गोली मार दो, दिस वुड गो आउट ऑफ द बॉक्स. सी सेज टू इनवाइट द डेविल, नाउ दिस इज आल्सो आउट. डी सेज टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल. अब यार यमराज के रास्ते में खड़े होके बोलना कि भाई आओ जस्ट किल मी डजंट मेक सेंस. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन. नोटोरियस का मतलब होता है ऐसा जो नेगेटिवली फेमस है. दिस इज ऑपोजिट ऑफ फेमस, याद रखो. नॉटी एंड नोटोरियस अलग अलग वर्ड्स हैं. नॉटी मतलब जो शैतान है, नोटोरियस इज नेगेटिवली फेमस. ठीक है, चलिए नंबर 9 देखते हैं. दिस सेज ही वाज गिवन हॉब्सन्स चॉइस बाय द एम्प्लॉयर. अभी हॉब्सन्स चॉइस इज एन इडियम. ऑप्शंस है आपके पास में एक्सीलेंट चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल, चॉइस टू लिव और डाई, एंड दिस इज फर्स्ट चॉइस. देखो, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है जब आपके पास में रियल टाइम कोई चॉइस नहीं होती है, इसको हॉब्सन्स चॉइस बोलते हैं. इसके ओरिजिन पे बात करूंगा जब हम रियल टाइम क्वेश्चंस को कर रहे होंगे. अभी फिलहाल क्विज के डिस्कशंस में बात करते हैं. सो इट्स इफ इट इज हॉब्सन्स चॉइस दैट मींस देयर इज नो रियल टाइम चॉइस. ऑप्शंस में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. ठीक है, चलो नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्विज के. दिस सेज गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अब बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है, फिट्स का मतलब रुक रुक के हो जाता है, एंड स्टार्ट्स का मतलब डेफिनेटली कंटिन्यू हो जाना. सो फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी रुक रहा है कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है कभी चल रहा है. क्या मीनिंग निकल रहा है? इररेगुलर हो जाना. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए सेज कंसिस्टेंटली, ये तो बाहर हो जाएगा क्योंकि चलना रुकना कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएगा. इट्स इररेगुलरली. इन हाई स्पिरिट्स, ये भी बाहर हो गया. इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है बहुत एंथुसियास्टिक होना, डजंट मेक सेंस. डी सेज enthusiastically, सेम. सी और डी सेम बात कर रहे हैं. इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज irregularly. सो इफ समथिंग हैपेंस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इट हैपेंस irregularly. ठीक है, समझ आ गया? चलो नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड. एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है. डू नॉट मेक अ डिले, गो एंड बाय दिस कोर्स. इसमें एक्चुअली में आपको बहुत सारी हेल्पफुल चीजें मिलने वाली हैं. कई बार आपको ऐसा लगता है स्पॉटिंग एरर्स में मैं 2 पार्ट्स में कंफ्यूज हो जा रहा हूं, पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा है. बहुत इजी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये चीजें समझाई हुई हैं इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स में. 50 गोल्डन रूल्स के फॉर्म में मैंने सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली कवर किया हुआ है. उसके बाहर से 1-2% कॉन्सेप्ट्स की चांसेस ही हैं, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर्ड है. सो सिर्फ 50 गोल्डन रूल्स पढ़ के आप 95 to 98% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोस 50 गोल्डन रूल्स वुड सीम सफिशिएंट फॉर दैट. ठीक है, गोल्डन रूल्स के साथ साथ ही निमोनिक्स के थ्रू भी मैंने आपको बहुत सारी वोकैबुलरी याद कराई है. फिर इन द ब्लैंक्स को भी सेग्रीगेट करा हुआ है और प्रॉपर्ली समझाया है कि कैसे आप ईडियम बेस कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे फ्रेजल वर्ब बेस कर सकते हो, कैसे वोकैबुलरी बेस कर सकते हो. ये सारी चीजें सेग्रीगेटेड फॉर्म में मैंने आपको समझाई हुई हैं. सो गो एंड ग्रैब दिस डील. इसके रिगार्डिंग आपके पास में जो सबसे मेन हाइलाइट्स हैं वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं.
डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलने वाली हैं, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करते ही हैं, एंड डिटेल पीवाईक्यू के डिस्कशंस भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, जो एक्चुअली में आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे होंगे कि रिलेवेंट प्रोग्रेस आपकी कैसी है। मतलब पढ़ तो लिया, सब कुछ आ भी रहा है, बट रिलेवेंट है कि नहीं, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस बहुत जरूरी है। इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इशू होते हैं, यू हैव द ऑप्शन टू कॉल और व्हाट्सएप एट 9929507407। सो प्लीज डू नॉट मेक अ डिले। अगर आप सच में सीरियस हो तैयारी के लिए, तो सिर्फ वीडियोस में छोटी छोटी चीजें देखने से बहुत सारा काम नहीं बनेगा, कई बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी चीजें करनी पड़ती हैं। अभी जाके आप अगर अवेल करते हो तो आपको अप टू 50% तक के डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। सो गो एंड ग्रैब द डील। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस 40 क्वेश्चन सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स। अब मान लो कोई चीज हवा में खत्म हो गई या हवा में मिल गई, तो हवा में मिल जाना मतलब रियल टाइम एग्जिस्टेंस ना होना, मतलब कोई भी चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, हवा में ही खत्म हो गई, जैसे हवा में बात कर देना, ऐसा ही कुछ। फर्स्ट इज डिसिपेटेड, सेकंड इज स्प्रेड ऑल ओवर, बाहर हो जाएगा। थर्ड इज गॉट स्पीड ऑफ द विंड्स, बाहर हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है बिकेम वेल नोन, ये भी बाहर हो जाएगा। क्या बचता है? डिसिपेटेड, है ना, मतलब एकदम मिल जाना। ऑल इज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स, सो इट वुड बी डिसिपेटेड। सिंपल सा है। चलो 52 पे आते हैं। 52 सेज एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है बेटा बुद्धि, विट का मतलब होता है बुद्धि। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसी चीज है जो आपके माइंड को या जो मतलब चीजों को जज करने की एबिलिटी है उसके एंड तक पहुंच जा रही है, अब क्या होगा? आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार इसमें ए चूज करना चाहिए या बी चूज करना चाहिए। मतलब इवेंचुअली आप कैसी सिचुएशन में आ जा रहे हो? कंफ्यूज स्टेट में आ जा रहे हो। सो व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ समबडीज विट्स एंड, इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, डजंट मैटर, ये सेम ही चीज को डिपिक्ट करता है। इफ देयर इज अ स्टेट ऑफ समबडीज विट्स एंड, दैट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या परप्लेक्सिटी जिसको बोलते हैं। So to work hard would be out, to be intelligent would be out. C says to get puzzled, this is in. So option number 3 correct है, to be stupid गलत है यार, बेवकूफ नहीं बनना है, puzzled होना है। यहाँ पे puzzled हो सकता है, confused हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है perplexed, ये भी बहुत commonly यूज होता है। So to be confused, perplexed और puzzled याद रखिएगा, ठीक है। perplexity का मतलब होता है confusion create हो जाना। नंबर 53 पे आते हैं। This says at snail pace. अब one of the slowest animal on this planet is snail. I'm not saying the slowest, one of the slowest snail है। पेस का मतलब होता है स्पीड। कोई चीज अगर स्नेल की स्पीड से चल रही है तो कितना स्पीड होगा उसका? बहुत धीरे होगा। वेरी स्लोली फिट है। टू वॉक लाइक अ स्नेल, बिल्कुल नहीं। 3 says टू लैक इंटरेस्ट इन वर्क, बिल्कुल नहीं। 4 says इन मेथोडिकल मेथड, ये भी बाहर हो जाएगा। इट शुड बी वेरी स्लोली, ठीक है, सीधा सीधा। सो इफ समथिंग इज गोइंग विद अ स्नेल पेस, इट वुड बी गोइंग वेरी स्लोली, ऐसे आएगा। चलो 54 पे आते हैं। 54 कह रहा है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। देखो ऑप्शन 1 है हैविंग अ प्रैक्टिकल प्लान, हैविंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, हैविंग एन एम्बिशियस प्लान, हैविंग अ सीक्रेट प्लान। देखो आपको जब पेपर देने जाओगे तो वो बोलेंगे कि आप स्लीव्स फोल्ड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हो सकता है आपने सीक्रेटली कोई पर्ची छुपाई हो या कोई गैजेट छुपाया हो जिसको अंदर जाके आप ओपन करो और वहां से आप पेपर में चीटिंग कर लो। सो इफ समबडी इज हैविंग समथिंग अप वन स्लीव्स, ही हैज सम सीक्रेट प्लान्स जो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो ऑप्शन नंबर 1 बाहर होता है, 2 और 3 बाहर हो जाएंगे, साथ में 4 ऑप्शंस आंसर वुड बी देयर, हैविंग अ सीक्रेट प्लान, राइट। सो इफ यू हैव समबडी अप योर स्लीव्स, यू हैव अ सीक्रेट प्लान जो बाद में रिवील करोगे आप, मे बी। चलो 55 पे आते हैं। 55 कह रहा है टू एंड इन स्मोक। कोई चीज स्मोक में एंड हो जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन टू हैव अ स्मोकिंग सेशन, सेंसलेस है जस्ट बिकॉज डायरेक्ट मीनिंग्स हम नहीं लेते हैं। टू बी ऑन फायर, C says to come to nothing, to burn slowly. क्या सीखा था? to end in smoke, मतलब जैसे मान लो किसी ने सिगरेट पिया, अब उसका स्मोक निकल गया, तो एक्चुअली में रियल टाइम में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही है। स्मोक में मिल जाना मतलब धुएं में खत्म हो जाना, मतलब रियल टाइम किसी चीज का एग्जिस्टेंस ना होना। कौन सा ऑप्शन सुटेबल है? टू बर्न स्लोली भी बाहर है, टू बी ऑन फायर भी बाहर है, थर्ड वुड फिट आर नीड। सो टू कम टू नथिंग वुड बी द करेक्ट चॉइस। टू बी ऑन फायर का मतलब होता है एकदम रॉकिंग मोड में होना, यहाँ पे आग पे होना नहीं है, याद रखो थोड़ा सा। So it would be option number 3, to come to nothing. 56 हमारे सामने है। As the bomb exploded, people ran helter skelter. आपने अगर हिंदी वाला सुना हो, हिंदी में इसको तितर बितर बोलते हैं, हिंदी में इसको तितर बितर बोलते हैं, है ना। ये बहुत हिंदी का एक कॉमन सी कहावत है जिसको तितर बितर बोलते हैं। सो इंग्लिश में दैट इज हेल्टर स्केल्टर, मतलब इधर उधर भाग जाना, हे वाइड तरीके से भागना, एकदम प्रॉपर ऑर्डर में ना भागना, दैट इज हे वाइड तरीके से भागना। ऑप्शन 1 कह रहा है इन ग्रेट फियर, सेंसलेस हो गया, बाहर हो गया। सेकंड सेज इन डिसऑर्डरली हैस्ट, जल्दी जल्दी इधर उधर भागना, काफी सेंसिबल है।
इनहैस मतलब जल्दी हो गया। अब हमें मेनली दिखाना है कि कोई हैपहैजर्ड वे में भाग रहा है, यहां पे सिर्फ जल्दी दिखा रहा है, 3 बार हो जाएगा। 4 कह रहा है ग्रेट सॉरो, दुख नहीं है यहाँ पे बेसिकली, सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट्स इन डिसऑर्डरली हेस्ट मतलब जल्दी। चलिए 57 पे आते हैं। He was progressing by leaps and bounds because of his hard work. देखो लीप्स एंड बाउंड, क्या आपको पता है लीप ईयर का नाम लीप क्यों रखा गया? जस्ट बिकॉज इट जंप्स 3 इयर्स और उसके बाद 4th ईयर में वो आता है, तो इवेंचुअली आप कह सकते हो 4 साल को जंप कर रहा है। लीप का मतलब होता है जंप करना, बाउंड्स का मतलब भी जंप करना होता है, यानी कि कोई चीज जंप कर रही है। कोई चीज वॉक करेगी तो धीरे धीरे मूव करेगी, अगर जंप करेगी मतलब बहुत तेजी से मूव कर रही है। समथिंग इज हैपनिंग बाय लीप्स एंड बाउंड। इज दैट हैपनिंग रैपिडली, स्लोली, पीसफुली और स्ट्रांगली? देखो स्ट्रांगली और पीसफुली तो सेंस नहीं दे पा रहे हैं, स्लोली और रैपिडली में से आपको चूज करना है। लीप ईयर अगर 4-4 साल कूद रहा है तो तेज ज्यादा हो गए, धीरे स्लोली का मतलब नहीं है, सो इट वुड बी ऑप्शन 1 दैट इज रैपिडली। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम सही है। नंबर 58 पे आते हैं। Our founder had done a Herculean task by constructing this great educational institution. हरक्यूलिस किसके लिए जाने जाते थे? बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे। सो हरक्यूलियन टास्क कैसा होगा? ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट है ना, सिंपल है ये। तो देखो ऑप्शंस में, अ वर्क ऑफ नो वर्थ बेकार हो गया। सेकंड सेज एन एफर्टलेस जॉब, ऐसा जॉब जिसमें कुछ एफर्ट नहीं लग रहा है। मान लो आपको केक कटिंग करनी है, एफर्ट लग रहा है? नहीं, सो हरक्यूलियन टास्क नहीं हो सकता वो। सी सेज अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, बहुत सारा एफर्ट लगना है किसी काम में, हो सकता है। चलो कंसिडर करते हैं। फोर्थ देखते हैं, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस की बात नहीं है, हरक्यूलिस का कहीं से दिमाग स्ट्रांग था कि नहीं इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। इस वजह से आई वुड बी एलिमिनेटिंग ऑप्शन 4 एंड दिस वुड बी ऑप्शन नंबर 3 दैट वुड बी कंसीडर्ड द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। 59 पे आते हैं। दिस इज माय क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। इडियम है गॉट द सैक या गेट द सैक। फर्स्ट इज रिजाइंड, गॉट रिड ऑफ, वाज डिमोटेड फ्रॉम, वाज डिसमिस्ड फ्रॉम। गेट द सैक फ्रॉम समथिंग होता है कहीं से डिसमिस कर दिया जाना, है ना, मतलब कहीं से डिसमिस हो जाना। तो रिजाइन, गेट रिड ऑफ, वॉज डिमोटेड फ्रॉम। अब देखो डिमोट करना मतलब पोजीशन को डाउन कर देना, ये भी नहीं है। रिजाइन तो आप खुद ही करोगे, जॉब आपका जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो रिजाइन नहीं कर, मतलब वो थोड़ी रिजाइन करेगा, रिजाइन आप करोगे। तो ए और सी यहीं से बाहर जाते हैं। रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पा जाना। अब दिस आल्सो डजंट मेक सेंस, सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4 दैट इज वाज डिसमिस्ड फ्रॉम। एक्सक्यूज मी। नंबर 60 पे आते हैं। दिस इज आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस। ठीक है, फर्स्ट इज इंड्योर, इवेट, सुप्रेस एंड अज्यूम। क्या हो सकता है? आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को झेलना या फिर चलाना, है ना, मतलब उसके साथ में कंटिन्यू करना। ऑप्शन है इंड्योर, इवेट, सुप्रेस एंड अज्यूम। अज्यूम नहीं कर रहे हैं, सुप्रेस का मतलब दबाना हो गया तो ये भी बाहर हो जाएगा। इवेट का मतलब भाग जाने से होता है, सो दिस इज ऑल्सो आउट। इंड्योर का मतलब है साथ साथ में लगे रहना या कंटिन्यूएशन में होना, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंड्योर। ठीक है, चलिए 61 says to die in harness means to die while। अगर किसी ने बोला die in harness मतलब क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन 1 है राइडिंग अ हॉर्स इन अ स्टेबल इन अ यूनिफॉर्म स्टिल इन सर्विस। देखो इफ somebody dies in harness he died while working। जैसे मान लो कोई आदमी है वो किसी जॉब में है, 60 इयर्स का नहीं हुआ है, अभी है वो 53 इयर्स का, और वो स्टिल अभी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं पुलिस में है, वो जॉब कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो डाइड इन हार्नेस बोलते हैं, मतलब जॉब करते करते या वर्क करते करते किसी की डेथ हो जाना। ठीक है, मतलब बेड वाली रेस्ट पे ना, स्टेट पे ना आना। इट शुड बी स्टिल इन सर्विस, सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट चॉइस। 62 पे आते हैं। 62 इज टू कीप अंडर रैप्स मींस टू कीप समथिंग। अगर मान लेते हैं मैं किसी चीज को रैप करके रख रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा? वो चीज किसी के सामने ना आए, वो रिवील्ड ना हो, वो सीक्रेट बना रहे, है ना। सो टू कीप अंडर रैप्स मींस टू कीप समथिंग कवर्ड, प्रोटेक्टेड, अनपैक्ड या सीक्रेट। देखो कवर रखने से हम रैप तो नहीं पूरा कर देंगे, सीधा सीधा उसके ऊपर कोई चीज रख देंगे। रैप कर रहे हैं मतलब उस चीज को हमें प्रॉपर्ली छुपाना है, सो कवर्ड इज आउट। प्रोटेक्ट करने का मतलब रैप करने से नहीं होता है, अनपैकिंग तो ऑपोजिट हो जाएगा, इट वुड बी केप्ट सीक्रेट, सो ऑप्शन नंबर 4 फिट्स हियर। चलिए 63 पे आते हैं। 63 says after independence Indian agriculture rose like a phoenix due to the green revolution। अभी phoenix ऐसी चिड़िया है जो मरने के बाद भी वापस एक बार बॉर्न हो जाती है, इसी हिसाब से फेबल्स में इसको जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है विद अ न्यू लाइफ, विद अ स्टार्ट, विद रॉयल गेट, विद वेंजियंस। देखो प्रतिशोध का यहाँ पे बात नहीं है, रॉयल गेट की भी सेंस नहीं बन रही है यहाँ पे। विद अ न्यू लाइफ, विद अ स्टार्ट, देखो स्टार्ट नहीं हो रही है, नई लाइफ मिल जाना होता है, मतलब एक लाइफ खत्म हुई दूसरी लाइफ वापस मिल जाती है, तो दैट इज टर्म्ड एज राइज लाइक अ फिनिक्स। मतलब चिड़िया जो फिनिक्स थी उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि एक बार उसको जब वो डेथ हो गई उसकी या मर गई वो, उसके बाद वापस वो जिंदा हो गई थी, तो अ बर्ड दैट डिड नॉट एक्चुअली डाई, उसके लिए हम फिनिक्स को यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए 64 की बात करते हैं. दिस इज टू हिट द जैकपॉट, टू गैम्बल, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, टू बी वेल्दी, टू मेक मनी क्विकली. देखो बाहर है ये, टू बी वेल्दी बाहर है, टू गैम्बल बाहर है. ऐसा क्यों कर रहे हैं? गैम्बल का आपको सारे मतलब इसके ऑलमोस्ट रिलेवेंट लग रहे होंगे, लेकिन टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली, कोई किसी चीज में जीत हो जाना या सरप्राइज मिल जाना आपको किसी भी चीज का, ऐसा सरप्राइज जो एक्सपेक्टेड नहीं है. क्योंकि जैकपॉट जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड सा होता है. कोई गैम्बल कर रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है. वेल्दी होना जैकपॉट से कोई रिलेशन नहीं है. टू मेक मनी क्विकली, जल्दी पैसा बना लेने से भी जैकपॉट का कोई रिलेशन नहीं है. हो सकता है पैसा किसी और वे से बनाया हो, नेगेटिव हो सकता है. लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री है तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ जैकपॉट. दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2. चलिए 65 पे आते हैं. 65 says the news of the accident came as a bolt from the blue. Option A is something unexpected, something unpleasant, something horrible, something unexpected and unpleasant. देखो A और B, ऑप्शन 1 और 2, अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट, ये दोनों चीजें फोर्थ में क्लब हो गई हैं. अभी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है जरा सा देख लेते हैं. मान लीजिए पूरा ब्लू स्काई है, ये ब्लू कलर का स्काई है, बिल्कुल एकदम आसमान साफ है. बोल्ट यूज किया गया है थंडरबोल्ट के लिए. मान लो साफ स्काई है, क्या हम अज्यूम करेंगे उसमें से कभी थंडरबोल्ट या बिजली चमकेगी? नहीं करेंगे. तो अगर एकदम नीले आसमान में भी बिजली चमक गई, यानी कि क्या हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई है जो अनएक्सपेक्टेड है. पहली चीज. दूसरी अनप्लेजेंट है, क्योंकि बिजली तो एक नेगेटिव कोनोटेशन को दिखाती है. सो समथिंग अनएक्सपेक्टेड भी है, समथिंग अनप्लेजेंट भी है. तो 1 और 2 दोनों को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा. लेट्स लुक एट सम बेटर ऑप्शन. 3 से समथिंग हॉरिबल, अभी देखो हॉरिबल तो गलत है ये. 4 से समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट. सो ऑप्शन नंबर 4 टेक्स 1 and 2 बोथ. सो 1 और 2 को बाहर करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे. ठीक है. चलिए 66 पे आते हैं. Question number 66 says the story of the train accident as narrated by one of the survivors made my flesh creep. पहला है thrilled me, दूसरा है horrified me, then excited me, then frightened me. अब यहाँ पे क्या लेंगे? frightened me, है ना, मतलब एकदम झकझोर देना कि यार ऐसे कैसे हो गया, मतलब रूह कांप जाने को हम बोलते हैं made my flesh creep. ठीक है. It would be frightened me. अब थ्रिलिंग है, हॉरिफाइड है, एक्साइटिंग है. देखो एक्साइटिंग तो नेगेटिव हो जाएगा, इस स्टोरी के हिसाब से नेगेटिव हो जाएगा, है ना. वैसे तो एक्साइटेड मी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी रूह कांप रही है, तो उस हिसाब का ये नेगेटिव हो जाएगा. सो एक्साइटेड नहीं करेगा आपको, थ्रिलिंग भी नहीं होगा वो. थ्रिलिंग समथिंग दैट हैज सम एक्साइटमेंट या फिर आपको सस्पेंस बना रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली में बता दिया गया है पूरा स्टोरी. अब क्या हो रहा है, आपकी रूह कांप रही है. फॉर दैट इट्स नॉट हॉरिफाइड. हॉरिफाइंग तो बड़ा अलग ही हो जाता है, मतलब अलग टाइप का डर हो जाता है. इट्स फ्राइटेंड, मतलब एकदम रूह कांप जाना. दैट्स व्हाई आई हैव चोजन ऑप्शन नंबर 4. चलिए 67 पे आते हैं. 67 says he has resigned his job and burnt his boat so far as government services is concerned. पहला है felt dejected, blasted his hopes, ruined himself, left no means of retreat. देखो burn somebody's boats का मतलब होता है कुछ ऐसा काम कर देना जिसको वापस कर पाना पॉसिबल नहीं है. मान लो किसी ने क्या किया, अपनी कॉपी जला दी, अब वापस उसको मन कर रहा है लिखने का, तो क्या हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, he burnt his boats, मतलब वापस उसको रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है, जिसको केमिकल चेंज भी बोलते हैं, जिसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता. सो बर्न्ट हिज बोट्स का मतलब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर 4. फेल्ट नो मींस ऑफ रिट्रीट, मतलब वापस ठीक होने का कोई चांस नहीं है. ठीक है. सो 1, 2 and 3 वुड बी एलिमिनेटेड. चलिए 68 पे आते हैं. 68 क्वेश्चन कह रहा है हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइस विथ मी, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, डिड नॉट हर्ट मी, डिड नॉट बेनिफिट मी, डिड नॉट मेक मी प्राउड. उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसने मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाला, है ना, मतलब आर्ग्यूमेंट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा. अब डिड नॉट हर्ट मी, अब आर्ग्यूमेंट्स आपको हर्ट नहीं करेंगे एक्चुअली में. डिड नॉट बेनिफिट मी, फायदा, आर्ग्यूमेंट से फायदा तो होगा ही नहीं, डेफिनेटली उसको ही फायदा होने वाला है, सो मी के कॉन्टेक्स्ट में बेनिफिट नहीं लेंगे. डिड नॉट मेक मी प्राउड, आर्ग्यूमेंट से कौन प्राउड करता है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी. ठीक है. चलो, सो कट नो आइस इज टू हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन समबडी. 69 पे आते हैं. टू फाइट टूथ एंड नेल. देखो टू फाइट अ लूजिंग बैटल, टू अपोज रेजोल्यूटली, टू हैव फिजिकल फाइट, टू लॉन्च फॉर्मल प्रोटेस्ट. देखो टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है टू फाइट टू अपोज रेजोल्यूटली, टू फाइट अ लूजिंग बैटल नहीं, टू हैव अ फिजिकल फाइट नहीं, टू लॉन्च अ फॉर्मल प्रोजेक्ट भी नहीं. इट्स ऑप्शन 2 दैट इज टू अपोज रेजोल्यूटली. ठीक है. टूथ एंड नेल वाली फाइट को करना. चलो 69 के बाद इट्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 दैट स्टेज स्टेटस को. अब स्टेटस को का मतलब होता है ऐसी कोई पोजीशन जो अनचेंज्ड है, मतलब जिसको जो करंट सिचुएशन है जो चेंज हुए बिना ही कैप्चर कर ली गई है, उसको स्टेटस को बोलते हैं. नाउ इट वुड बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज अनचेंज्ड पोजीशन. सो 2, 3, 4 वुड बी कंसीडर्ड आउट. चलिए 71 पे आते हैं. दिस सेज ही एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल. अगर मान लीजिए बेक क्या होता है, अगर किसी, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो,
वहां पे अगर आपको वेटर बहुत दूर है तो एक्सक्यूज मी नहीं चिल्ला के हम एक्चुअली में हैंड का जेस्चर ये दिखाते हैं. सो दिस हैंड जेस्चर फॉर कॉलिंग अ वेटर और समबडी इज टर्म्ड एज बेक. एंड कॉल का मतलब जब आप आवाज निकाल के वेटर का नाम लेके बुलाओ तो दैट इज कॉल. सो इफ somebody is present at somebody's beck and call, इसका मतलब है हमेशा आपके लिए हाजिर है वो आपको सर्व करने के लिए. ऑप्शंस देखेंगे. दिस इज एट रेस्ट, एट वर्क, एट हिज डिस्पोजल एंड एट देयर डेस्क. एट द डिस्पोजल का मतलब है हमेशा हाजिर होना. सो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा. 1, 2 एंड 4 वुड बी किक्ड आउट. चलिए 72 पे आते हैं. दिस सेज इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर श्योर टू राइज क्विकली. पहला कह रहा वर्क वेल फॉर द बॉस, प्रेज द बॉस, इन फेवर विद द बॉस एंड कोऑपरेट विद बॉस. देखो अब यहां पे क्या कह रहा है, अगर आप गुड बुक्स में हो बॉस की, इसका मतलब क्या होगा. देखो जैसे मान लो आपने बहुत फ्लैटरी करी बॉस की, तो अब क्या हो जाएगा, बॉस के आप फेवर में रहोगे हमेशा, है ना. मतलब आपका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेगा. मतलब यू आर सॉर्ट ऑफ फेवरेट ऑफ बॉस, क्योंकि ज्यादा फ्लैटरी करने वाले लोग ऐसा कंसिडर किए जाते हैं. सो वर्क वेल फॉर द बॉस सभी कर रहे हैं, ये बाहर हो जाएगा. 2 कह रहा है प्रेज द बॉस. देखो सिर्फ प्रेज करने के लिए नहीं, अगर गुड बुक्स में आ गए इसका मतलब है बॉस भी आपको फेवर कर रहा है. सिर्फ आपके साइड से ही नहीं चलेगा, ये याद रखो, ये काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है. थर्ड कह रहा है इन फेवर विद द बॉस, परफेक्ट है. कोऑपरेट विद बॉस, देखो बॉस आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप थोड़ी कोऑपरेट करोगे बॉस के साथ में. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3. चलो 73 पे आते हैं. 73 सेज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड्स का क्या सीखा था, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना. सो इट वुड बी वेरी क्विकली. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएंगे. 74 पे आते हैं. दिस सेज ही अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस. अगर कोई आदमी एक फेंस पे बैठा हुआ है तो इधर ए वाला साइड और बी वाला साइड, वो डेफिनेटली किसी एक साइड को नहीं ले सकता, है ना. सो ऑब्जर्विंग द सीन, रेस्टिंग ऑन फेंस, हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, सिटिंग बैक एंड एंजॉयिंग द फन. सो इट वुड बी सिंपली ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक. ना ए की साइड आ सकता है ना बी की साइड आ सकता है. तो इफ समबडी सिटिंग ऑन द फेंस ही इज अनेबल टू डिसाइड बिटवीन 2 ऑप्शंस. ठीक है, चलिए 75 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है आवर हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग. अब देखो अगर मान लो आपको मैंने बोला कि मेरा घर यहां से इतना दूर है, मैं पत्थर फेंकूंगा तो मेरे घर में गिरेगा, कितना दूर होगा, बहुत करीब होगा. सो इफ समथिंग इज एट अ स्टोन्स थ्रो दैट इज वेरी क्लोज और वेरी नियर. याद रखिए इसको. फर्स्ट कह रहा है फार ऑफ, फार अवे, वेरी नियर टू एंड बिसाइड. बिसाइड का मतलब बगल में हो गया. अब यार एकदम ही बगल में रखा होगा तब हम नहीं कंसिडर करते हैं, कोई चीज बहुत पास होती है तभी कंसिडर करते हैं. अब देखो काफी कंफ्यूजिंग है. बिसाइड एक्चुअली में पोजीशन बता रहा है कि बगल में बैठा हुआ है या बगल में बना हुआ है. वेरी नियर का मतलब है क्लोजनेस दिखा रहा है ना, डिस्टेंस दिखा रहा है. सो हमेशा हम डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, याद रखिएगा. इस वजह से फोर्थ बाहर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड बाहर हो जाएगा. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द करेक्ट चॉइस. चलिए 76 पे आते हैं. कह रहा है he has a bone to pick with his cousin, reasonable agreement, cause of quarrel, cost of doubt, difference of opinion. देखो अब बोन टू पिक विद क्या होता है, लड़ाई झगड़े की जो मेन जड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ क्वारल या अ बोन टू पिक विद. सी इट वुड बी रीजनेबल अग्रीमेंट, बेकार हो जाएगा. सेकंड है कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है. कॉज ऑफ डाउट ये भी गड़बड़ है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये भी गड़बड़ है. इट शुड बी कॉज ऑफ क्वारल. जो चीज लड़ाई की जड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, अ बोन टू पिक विद. ठीक है. 77 क्वेश्चन कह रहा है द डे आई ग्रेजुएटेड वाज अ रेड लेटर डे फॉर मी. अब कौन सा डे होगा, अ डेंजरस डे नहीं, ग्रेजुएट कर रहे हो तो डेंजरस कैसे हो जाएगा. एन इंपॉर्टेंट डे, एन इवेंटफुल डे, अ फॉर्मिडेबल डे. देखो फॉर्मिडेबल डे बाहर हो जाता है, डेंजरस डे बाहर हो जाएगा. कौन से बचेंगे, 2. एन इंपॉर्टेंट डे एंड एन इवेंटफुल डे. सिर्फ इवेंट हुआ था ऐसे दिन नहीं, एक इंपॉर्टेंट डे था, इस वजह से इसको याद रखते हैं. ठीक है, आप ग्रेजुएट हुए तो सिर्फ उस दिन एक इवेंट हुआ होगा कॉन्वोकेशन का, उसके बाद में इस वजह से याद रखोगे इंपॉर्टेंट था इसलिए, इंपॉर्टेंट था इसलिए. तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, एन इंपॉर्टेंट डे. चलो 78 पे आते हैं. दिस सेज द टीचर अनाउंस दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास. अभी ब्लू आइड जो लोग होते हैं इनको दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है, इस वजह से जब भी किसी को दिखेंगे उनके डेफिनेटली ये फेवरेट होते लगेंगे. सो ब्लू आइड बॉय या ब्लू आइड पर्सन या समबडी जस्ट सिंपली ब्लू आइड, वो कौन होते हैं, फेवरेट होते हैं सबके. ठीक है, तो इस वजह से ब्लू आइड बॉय क्या कंसिडर कराएगा, फेवरेट वाला मीनिंग. पहला है रॉयल चिल्ड्रन नहीं, यंग बॉयज बिल्कुल नहीं, फॉरनर्स नहीं, फेवरेट्स. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4. फर्स्ट बाहर है, सेकंड और थर्ड बाहर है, इट शुड बी 4, दैट इज फेवरेट्स. नंबर 79 पे आते हैं. दिस इज द यंग इंजीनियर वाज हॉल्ड अप फॉर स्पिलिंग द बीन्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ द टू द कॉम्पिटिटर. पहला है सप्रेसिंग द इंफॉर्मेशन, दूसरा है हाइडिंग द डिटेल्स, रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, थर्ड इज स्पॉइलिंग द प्लान्स. देखो प्लान नहीं स्पॉइल करना है. जब भी कोई स्पिलिंग द बीन्स होता है, ये लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इन दोनों का मतलब होता है अपने जो सीक्रेट्स है वो दूसरों के पास बता देना या सीक्रेट को रिवील कर देना. इस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड तो बाहर हो जाते हैं. ऑप्शन नंबर 3 बचता है, दैट इज रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली. ठीक है, चलो नंबर 80 पे आते हैं.
देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन देम। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? एक दुश्मनी, मतलब कॉज ऑफ क्वारल हो सकता है, क्वारल हो सकता है, पुरानी दुश्मनी हो सकता है, या फिर एनिमिटी हो सकता है, कुछ भी ऐसा वुड बी कंसिडर्ड अंडर बैड ब्लड। पहला है जेलेसी, फिर फाइट है, एंग्री फीलिंग है, फिर डिस्ट्रस्ट है। देखो जेलेसी नहीं, जलन नहीं, एंगर, गुस्सा, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। डिस्ट्रस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नंबर 81 पे आते हैं। 81 कह रहा द विलेज हेडमैन प्रिटेंड्स टू बी अ गुड समैरिटन। समैरिटन उस आदमी को बोलते हैं जो सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। बहुत अच्छा आदमी जो सबकी मदद को तैयार रहता है, जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसकी मदद करेगा, उसको समैरिटन बोलते हैं। एंड इडियम इज अ गुड समैरिटन, मतलब ऐसा आदमी जो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। ऑप्शंस में रिलीजियस पर्सन बाहर हो जाएगा, रिलीजन से कोई मतलब नहीं इसका। ए हेल्पफुल पर्सन परफेक्ट है। अ सिटीजन ऑफ समारिया गलत है ये। अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन बिल्कुल नहीं, लॉ मान रहा हो चाहे ना मान रहा हो, लेकिन लोगों की हेल्प करने के लिए जरूर अवेलेबल रहेगा। इट वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज अ हेल्पफुल पर्सन। चलिए 82 पे आते हैं। 82 कह रहा है द बस हैड अ क्लोज शेव एज इट्स ड्राइवर swerved to the right a split second before the one before the oncoming and something like that, before the oncoming truck. ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास में। दिस क्वेश्चन इज ओके, चलो कोई नहीं। 83 पे आते हैं। इन हाई स्पिरिट्स की बात करते हैं। वैसे आपको इसका मीनिंग बता देता हूं 82 वाले का। 82 क्वेश्चन बोल रहा है, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82 सेज द बस हैड अ क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बच जाना, है ना? तो इसका मतलब हो जाएगा अ नैरो एस्केप। इसका मतलब होता है अ नैरो एस्केप। याद रखिएगा, हिंदी में जिसको बोलते हैं बाल बाल बच जाना, मतलब वो हिंदी में कहावत है ना, मौत को छू के टक से वापस आ जाना। कहावत में एक्चुअली एक मूवी का सीन है। सो मौत को छू के टक से वापस आ जाना बिना एक्चुअली में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंसे हुए, इसको बोलते हैं अ क्लोज शेव, या फिर इट्स ऑल्सो एन इडियम अ नैरो एस्केप। याद रखिएगा इसको। चलिए 83 पे आते हैं। नंबर 83 सेज इन हाई स्पिरिट्स। अब स्पिरिट का मतलब आत्मा या जो एक्साइटमेंट है उससे लिया जाता है। सो इफ समबडी इज हाई स्पिरिटेड, ही इज वेरी मच एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर एंड मेंटली डिरेंज्ड। बाहर हो जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर की बात नहीं होती है, एक्चुअली में रियल टाइम में बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं। अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस ये ऑपोजिट हो गया। इट वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म। याद रखिएगा। चलिए 84 पे आते हैं। नंबर 84 कह रहा है ins and outs, entry and exit points, full details, tactical moves and complexity of character. फोर्थ बाहर हो जाएगा। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, इन्स एंड आउट्स ये नहीं है, फुल डिटेल्स या टैक्टिकल मूव्स। देखो किसी भी कंपनी के जो सीक्रेट्स होते हैं उसको इन्स एंड आउट से हम कंसिडर करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें सीक्रेटली हो रही हैं उसको हम इन्स एंड आउट्स बोलते हैं। फुल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, टैक्टिकल मूव्स की बात यहाँ पे करेंगे, है ना? मतलब कौन सी चीजें, क्या क्या टैक्टिक्स या क्या क्या सीक्रेट्स रिवील किए हुए हैं, इस हिसाब से यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है इवेंचुअली, तो दैट मींस द सीक्रेट्स ऑफ अ कंपनी और द इंस्टीट्यूशन। तो इन्स एंड आउट्स वुड गो विद टैक्टिकल मूव्स, ठीक है। चलिए नंबर 85 पे आते हैं। दिस इज ऑल हिज वेंचर वेंट टू द विंड्स। ऑप्शन 1 says dissipated, second says spread all over, third says got speed of the winds, then it is became well known. went to the winds का मतलब क्या होता है? देखो dissipated है, spread all over, got speed of the winds and became well known। फोर्थ बाहर, थर्ड बाहर, सेकंड बाहर, इट वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज डिसिपेटेड, ठीक है। चलो जैसे कहते हैं ना बात का पतंगड़ बनाना, वही सेम चीज होती है। पहला कह रहा है इंपॉर्टेंट मैटर डील्ड विद ईज, सेकंड कह रहा है हॉट टी बीइंग सर्व्ड, सेकंड कह रहा है कमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर, फोर्थ कह रहा है कंफ्यूजन एंड केओस। देखो इंपॉर्टेंट मैटर डील विद ईज, अब ये ऑपोजिट मीनिंग देने लगा। अगर आप फर्स्ट के साथ जाओगे तो ये इसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब है कोई छोटी सी चीज का बतंगड़ बना देना, बड़ी बात कर देना। सेकंड कह रहा है हॉट टी बीइंग सर्व्ड, गलत हो जाएगा। थर्ड सेज कमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर, अब छोटा सा या यूजलेस सा मैटर था। ट्रिवियल मतलब समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर नहीं था, उसके लिए भी कमोशन मतलब ज्यादा बहुत बतंगड़ बना दिया, बड़ी बात को स्ट्रेच कर दिया। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, फोर्थ को बाहर कर देंगे। चलिए 87 पे आते हैं। दिस सेज सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विद अमेरिका, प्लीजिंग, फेवरिंग, ऑब्लाइजिंग, या फिर ingratiating itself with। अब करिंग फेवर विद अमेरिका का मतलब क्या हो जाएगा? देखो प्लीजिंग आउट हो जाएगा, फेवरिंग और ऑब्लाइजिंग बाहर है। नाउ इट शुड बी ingratiating itself with, मतलब इनके साथ में क्लब हो जाना, या फिर एक साथ ही सारी चीजें सेम पर्पसेस को सर्व करना। चलिए 88 पे आते हैं। Our principal is not a man to mince matters, to confuse issues, to say something mildly, to mix everything together, to be very modest। देखो
मिन्स मैटर्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे मैटर्स, इनको मिन्स मैटर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर्स, टू से समथिंग माइल्डली, मतलब क्या बोल रहा है ये, कोई भी चीज बहुत हल्के तौर पे नहीं लेती है, वो हमेशा बहुत ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा इश्यूज बना के देखती है। सो टू कंफ्यूज इश्यूज गलत है, टू से समथिंग माइल्डली। मिन्स मैटर्स मतलब कोई भी चीज जो माइल्ड होती है या फिर कोई ऐसी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंस की तरह नहीं देखी जाती है, उसके ऊपर बात होती है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टू से समथिंग माइल्डली। फर्स्ट आउट हो जाएगा। थर्ड इज टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, टू बी वेरी मॉडेस्ट, ये भी बाहर हो जाएगा। सो अ प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर्स, टू से समथिंग माइल्डली। कोई चीज माइल्डली नहीं बोलता है, मिन्स मैटर्स मतलब माइल्डली नहीं बोलता है, हमेशा उस चीज को एग्जैजरेट करता है या ज्यादा इंपॉर्टेंस देके कोई भी चीज को बोलते हैं। नंबर 89 says the prodigal son was left high and dry by his friend when he lost all his money, wounded, alone, depressed and neglected. देखो, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है एक प्रॉब्लमैटिक या मुसीबत वाली सिचुएशन में अकेले फंस जाना, ये होता है इसका प्रॉपर मीनिंग। वुंडेड यहाँ पे चोट नहीं लग रही है, अलोन हो सकता है, डिप्रेस्ड यहाँ पे यार बहुत एक्सट्रीम मेंटल कंडीशन एक्सप्रेस्ड है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। नेग्लेक्टेड का मतलब जिसको कभी इंपॉर्टेंस दिया ही ना गया हो, यहाँ पे क्या कह रहा है, वो अकेला छोड़ दिया गया जब उसके पास पैसे खत्म हो गए। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट सेज अलोन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, देन वील गेट टू क्विज। 90 says she turns up her nose at this kind of dress. टर्न्स अप हर नोज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पसंद ना करना, क्रिटिसाइज करना या फिर उससे हमेशा हेट्रेड का एक फैक्टर बना के रखना, उसको बोलते हैं टर्न अप समबडीज नोज एट समथिंग। डिस्पाइजेस है, लव्स है, सीज नो हार्म इन गलत हो जाएगा, कैन जस्ट टॉलरेट, अब यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, लव भी नहीं कर सकते हैं, सो 2, 3, 4 तो बाहर है। इट वुड बी डिस्पाइजेस, मतलब हमेशा चीजों को एक नफरत की नजर से देखना वुड बी डिस्पाइजेस। सो टर्न अप समबडीज नोज एट समथिंग वुड बी डिस्पाइज, यानी कि किसी भी चीज को क्रिटिसिज्म की नजर से देखना। ठीक है, चलो लेट्स गेट टू क्विज क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट, नाउ इट्स क्विज टाइम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज द मेडागास्कर कूप अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को। पहला कह रहा है हैड नो इफेक्ट, सेकंड कह रहा है वाज एन अटर फेलियर, third says resulted in bloodshed, fourth says was a disaster. You have to answer which option is correct. Second बोल रहा है he has too many irons in the fire. Option number 1 is engaged in too many enterprises at the same time, has several problems, has many ideas in his head, and fourth says has a fire burning constantly in his house. Question number 3 है आपके सामने। Question number 3 कह रहा है we wanted to give Rita a surprise party but John let the cat out of the bag. First is spoiled the party with a cat, gave her a party himself, told her about unintentionally, prevented her from attending it. Question number 4 आपके सामने है। Question number 4 कह रहा है his blood ran cold when he heard his uncle was murdered. First says he was frightened, he was horrified, third says he was disgusted, and fourth says he was depressed. Question number 5 कह रहा है this is so simple that even a man in the street can understand it. First says an ordinary person, second says an illiterate person, third says an unknown person, and fourth says a stranger. Number 6 says when he went to claim insurance for his car, the agent said he hadn't a leg to stand on, had been injured in an accident, was lame, did not have much hope of getting it, would have to wait for some time. Question number 7 आपके सामने है। This says, as usual, he's blowing his own trumpet. Underline idiom is blow his own trumpet. First is refusing to use anybody else's trumpet, playing a tune on the trumpet, praising himself, and fourth is praising himself and others. Question number 8 says, Naresh Goyal had to stand on his feet very early in his life. First says to be physically strong, second says to be independent, third says to stand erect, and fourth says to be successful. Number 9, second last question says the possession of Jerusalem is a bone of contention between Israel and Palestine. Option number 1 says a subject of peace, second says a subject of trade, third says a subject of dispute, and fourth says a subject of exports. Last question for quiz says my friend turned a deaf ear to my tale of loss and refused to help me. First says paid no heed, second says went far away, third says listen carefully, and fourth says turn his ear away. So these were 10 questions that you have to answer. We'll be discussing the answers in the next class. Till then, thank you. Have a nice time.